हेलो स्टूडेंट, अगेन यूर मोस्ट वेलकम ऑन द केमिस्ट्री प्लस अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक टॉपिक और हमने लिया था, दैट इज द एजियोट्रॉप्स। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको आप ढंग से देखिएगा और समझिएगा। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends upon the number of particles of solute present in the solution and do not depend upon the nature of solute are called as the colligative property. It means क्या होता है, solution में जो particle होते हैं solute के, उनके नंबर पर डिपेंड करते हैं, उनके मोल्स पर डिपेंड करते हैं। दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ हम डिस्कस करेंगे 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें फर्स्ट है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, second is the osmotic pressure of solution, third is the elevation of the boiling point of solvent, and fourth is the depression in freezing point of solvent। अब देखिए, इनमें से हमने जो बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो हमने डिस्कस किया था हमने कल के लेक्चर में, जहाँ हमने डिस्कस किया था सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट में। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन जब हम दिया थे, तो वहाँ पर हम सॉलिड को लिया था सॉल्यूट के फॉर्म में और लिक्विड लिया था हमने सॉल्वेंट के फॉर्म में। तो वहाँ वेपर प्रेशर में क्या होता, डिक्रीज हुआ था। तो उस केस में हमने लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करके रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था। इसको आज हम वापस डिस्कस करते हैं ताकि आपको टॉपिक इजीली क्लियर हो जाए। ओके, नाउ विल स्टार्ट रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम शॉर्ट में RLVP भी कहते हैं। RLVP का मीन्स क्या होगा, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए, ये हम डायग्राम को आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में स्टार्टिंग में दैट इज द प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द सोल्यूट, मिला के आपने क्या बनाया, इसको सॉल्यूशन बना दिया। जैसे आपने इसमें सॉल्यूट मिलाया तो प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मिलकर क्या बना लिया, इसमें सॉल्यूशन बना दिया। ओके, अब हम बात करते हैं प्योर सॉल्वेंट के केस में। यहाँ सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं केवल और केवल किसके होते हैं, सॉल्वेंट के होते हैं। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल हम लेते हैं वोलेटाइल, तो इसका मतलब सभी की क्या होगी, इसके अंदर वेपर का फॉर्मेशन होगा। जब वेपर का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब जब प्योर सॉल्वेंट होता है तो वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब क्या किया आपने, सॉलिड सॉलिड जो कि नॉन वोलेटाइल है, इसको आपने मिक्स किया सॉल्वेंट के साथ और सॉल्यूशन का आपने प्रिपरेशन किया। इस कंडीशन में यहाँ जो सरफेस पे पार्टिकल होंगे उसमें सॉल्वेंट के साथ साथ क्या होंगे, सॉलिड के भी होंगे। जो कि सॉलिड के पार्टिकल क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल होने की कंडीशन में क्या होंगे, ये वेपर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसका मतलब केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो यहाँ पर सरफेस पर अवेलेबल है वो वेपर का फॉर्मेशन करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में क्या हो जाता है, कम होता है। इसका मतलब वेपर प्रेशर का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए, when a non volatile solute is added to solvent, the vapor pressure of liquid solution decrease. Okay, this decrease in vapor pressure is called as the lowering of vapor pressure। कितना डिक्रीज हुआ है पहले की कंपैरिजन में, इसको हम कहेंगे lowering in vapor प्रेशर। अब देखिए, सपोज हम बात करते हैं प्योर सॉल्वेंट की। प्योर सॉल्वेंट का एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होता है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होता है। ओके, जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। ओके, इस डिक्रीज को ही हम कहेंगे लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए, द रेशियो बिटवीन lowering of vapor pressure of solvent in the solution and vapor pressure of pure solvent is called as relative lowering of vapor pressure। It means क्या हुआ, जब आप lowering ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करके इसमें प्योर सॉल्वेंट के जो वेपर प्रेशर को डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है दैट इज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग में कितना था उसके रेस्पेक्ट में कितना इसमें डिक्रीज हुआ, इसका जो रेशियो होता है दैट इज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ हम क्या करेंगे, इस जो
रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला डेराइव करेंगे जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ हम राउल्ट के जो लॉ है उसका यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को डेराइव करेंगे। अब देखिए, सपोज P नोट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, कि सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज द PS, और सॉल्यूशन बनने से पहले जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर क्या है यहाँ पर P नोट है। नाउ एक्स सॉल्वेंट इट इज द मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, देखिए इसे मान लीजिएगा आपने इसमें ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या है कि आपने क्या लिया, एक पहले लिया प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिया। इस कंडीशन में इसका जो वेपर प्रेशर था दैट इज द P नोट। अब आपने इसमें क्या किया, सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूट जब आप ऐड करेंगे तो इसमें क्या सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हो जाता है। अब ये क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। इस कंडीशन में जो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर हो जाता है PS हो जाएगा। अब PS किसका, देखिए कि जो हमने सॉल्यूट लिया है वो तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, इसका तो वेपर का फॉर्मेशन होगा नहीं। इसका मतलब ओनली वेपर किसका बनता है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट का ही बनेगा। इसका मतलब जो PS है वो क्या है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ, PS का वैल्यू P नोट की कंपेरिजन में क्या है, कम है। और कितना कम है, दैट इज द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P नोट माइनस PS। ओके, अब क्या करेंगे, कितना डिक्रीज हुआ, P नोट माइनस PS, पहले कितना था, P नोट था। इनका जो रेशियो होगा दैट इज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P नोट माइनस PS अपॉन P नोट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे P नोट हो जाएगा। तो P नोट क्या है, P नोट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउल्ट के लॉ को यूज करके इस P नोट माइनस PS अपॉन P नोट दैट मीन्स रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के जो इक्वेशन को डेराइव करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ solvent in the solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent in the solution। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है जितना ज़्यादा होगा उतना ही सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि आपने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया, इसमें सॉल्यूट मिलाया, लेकिन सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसका मतलब जो सॉल्वेंट है उसी की वेपर का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब जितना अमाउंट में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जितना ही उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही उस कंप्लीट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। दिस इज द राउल्ट लॉ। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्वेंट। जहाँ PS की बात करते हैं दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या हम ये भी कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। एक्स सॉल्वेंट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी जो के जो साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे, कांस्टेंट इज द P नॉट, तो PS इज इक्वल टू P नॉट एक्स सॉल्वेंट। अब P नॉट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इस इक्वेशन 3 को हम ग्राफ के रूप में कन्वर्ट करें तो आप देखिएगा यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन है, वाई एक्सिस पर यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर है। इसमें जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे दैट मीन्स इज ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व्ड। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन आती है तो इसका स्लोप जो हो जाएगा वो रहेगा कांस्टेंट दैट इज द P नोट। जो P नोट है वो क्या है, प्योर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जो इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ओके, अब देखिए सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूट भी ले रहे हैं, सॉल्वेंट भी ले रहे हैं। ओके, इफ N1 इज द मोल ऑफ सॉल्वेंट, N2 इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो आपने क्या किया, सोल्यूट के मोल भी लिए, सॉल्वेंट के मोल भी लिए, और यहाँ इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, हम यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता क्या है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है उस कंपोनेंट के मोल, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, इसके अंदर टोटल मोल हो जाता है। तो किसी भी कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल दैट इज द मोल फ्रैक्शन होता है। अब देखिए इसमें मोल फ्रैक्शन को आप इसके अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ हमें चाहिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस
N2। अब देखिए इस वैल्यू को आप इस फॉर्मूले इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को, तो इक्वेशन एक न्यू डेराइव होगी, दैट इज द PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब इस इक्वेशन में हम क्या देखेंगे, बोथ साइड से एक में से क्या करेंगे या वन में से क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा 1 माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी फाइनल इक्वेशन, दैट इज द P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर ऊपर क्या N2 है, N2 क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट होता है। इट मीन्स ये जो कंप्लीट वैल्यू है दैट इज द सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। इट मीन्स तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मीन्स ये हुआ जितना ज़्यादा आपने सोल्यूट मिक्स किया उतना ही क्या होगा सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा डिक्रीज होगा। क्योंकि सोल्यूट का तो वेपर फॉर्मेशन होगा नहीं क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, इसलिए वेपर प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए हम बात करते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका मीन्स क्या हुआ, सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है यहाँ पे सोल्यूट के जो मोल थे वो क्या थे, N2 थे। तो N2 जो है यदि आपने बहुत ही कम कर दिया N1 से, लेस देन N1, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि N2 को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं। अभी आपने फॉर्मूला लिया था P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ हम N2 को नेग्लिजिबल कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा कि इस फॉर्मूले में N2 अपॉन N1 बच जाएगा। तो एक इक्वेशन नंबर 7 डेराइव होती है, दैट इज द P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब देखिए यहाँ पर ये जो है दैट इज द N2 क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड किस पे करती है, मोल नंबर ऑफ सोल्यूट। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट मोल। ओके, नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को किन किन मेथड से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली दो मेथड हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज द स्टैटिक मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड, एंड सेकेंड मेथड जो है डायनेमिक मेथड, दैट इज द ओस्टवाल्ड वॉकर्स मेथड। अब यहाँ इसको कंप्लीट मेथड जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अभी हमने ओनली इसका नेम यहाँ पे दिया है, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला डेराइव किया था उस फॉर्मूले से सोल्यूट का मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। ओके, अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। हियर N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो हम N2 N1 के वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए N2 है मोल ऑफ सोल्यूट, और आपको पता है जो मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास होते हैं। अब देखिए इसमें आप किसी भी जो कंपोनेंट के मास में मोलर मास को डिवाइड करते हैं तो मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज W1 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, इसी टाइप से M1 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और W2 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट एंड M2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ N1 N2 के फॉर्मूले में पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ N2 N1 का वैल्यू करेंगे, उसके बाद जो डेरिवेशन होगा उसे डेराइव करके लास्ट में हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। अब ये N1 का वैल्यू है, ये N2 का वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। ओके, इस वैल्यू को पुट करने से कंप्लीट लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा
वो आपका रहेगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 इंटू M1 अपॉन M2. By this formula we can calculate the molecular mass of solute. Okay, this is the equation number 8. इससे हम solute का molar mass calculate कर सकते हैं. I hope ये clear है, समझ में आ गया होगा आपको. इसी टाइप से आपका पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ, दैट इज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है. इस डायग्राम को आप देखिए. इस डायग्राम में एक कंटेनर लिया गया है. इस कंटेनर के दो पार्ट के लिए, एक पार्ट तो ए है, एक पार्ट आपका बी है, और बीच में क्या ये एसपीएम है. एसपीएम देख रहे हो, इसके अंदर ये बीच वाला पार्ट है एसपीएम क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, ये जो है. अब बी साइड में क्या है, प्योर सॉल्वेंट है. ए साइड में क्या है, सोल्यूशन है. सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सोल्यूट को मिक्स किया गया है, और बी पार्ट में ओनली प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ सोल्यूट का अमाउंट नहीं है. इसका मतलब जब ये सोल्यूट है ही नहीं, इसका मतलब कंसंट्रेशन इसकी बहुत ही लो है. और यहाँ पे चाहे स्मॉल अमाउंट में सोल्यूट हो, लेकिन कंसंट्रेशन जो है ए पार्ट की बी पार्ट के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. इट मीन्स यहाँ पर है हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन हो जाएगा. ओके, अब देखिए जब इसमें क्या होता है कि सोलवेंट के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. ओके, हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू मूव कर रहे हैं, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहे हैं. तो इस प्रोसेस का जो नेम होता है दैट इज द ऑस्मोसिस. ओके, इसी को हम ऑस्मोसिस कहेंगे. अब क्या हुआ, ऑस्मोसिस से क्या हुआ, सॉल्यूशन की तरफ ये वाला जो लेवल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. अब इस लेवल को आपको बढ़ाना नहीं है, इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करना है. तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो. इस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. मींस द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. कि आपने ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप किया है, उसके लिए जो आपने सॉल्यूशन वाले जो पार्ट में जो प्रेशर अप्लाई किया है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. इसका सिंबल जो होता है दैट इज द पाई. पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, तो ये तो हमने डिस्कस किया व्हाट इज द ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. अब देखिए एक टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके, तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस को डिस्कस करते हैं ब्रीफ में. देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आपने यहाँ देखा हमने सॉल्यूशन था, दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट और दिस इज द प्योर सॉल्वेंट पार्ट. ओके, अब यहाँ पर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अभी अप्लाई कर रहे थे. अब क्या कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर, मतलब पाई तो पहले था, अब आपने एक एक्स्ट्रा प्रेशर और दिया. ओके, अब एक्स्ट्रा प्रेशर देने से क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से कहाँ जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ. जनरली ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो इसमें ये प्रोसेस अपोजिट हो जाता है. इस कंडीशन में सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट की तरफ ट्रांसफर होते हैं, जिससे हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस. मीन्स ऑस्मोसिस क्या हो गया, अपोजिट हो गया. दिस इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर. जैसे कि सी वाटर मीन्स मेराइन वाटर, इसमें क्या बहुत सारे सॉल्ट होते हैं. अब सोल्ट को आपको सेपरेट करना है तो क्या करते हैं, इसके अंदर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसका वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है. इससे होगा क्या कि जो केवल और केवल सॉल्वेंट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे ना, प्योर वाटर मॉलिक्यूल, वो क्या करेंगे, इसमें एसपीएम के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे और वाटर क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग पर्पज में इसको यूज कर सकते हैं. दिस इज द रिवर्स ऑस्मोसिस. अब देखिए यहाँ हम एक्सप्रेशन डराइव करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए. तो इट इज़ वेरी सिंपल इक्वेशन. हम एक पढ़ते हैं गैसेस स्टेट में, आपने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन, आपको पता होगा. उसका जो फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, आप सबको पता है, इट्स वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. हियर P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, N is equal to mole of gas molecule, R is equal to gas constant, T is equal to absolute temperature. अब
ये तो गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर और आइडियल गैस इक्वेशन में माइनर सा डिफरेंस है, जहां हम यूज कर रहे हैं पी, यहाँ हम यूज करेंगे पाई। तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। That is the expression for the osmotic pressure. Here pi is equal to osmotic pressure. Okay, और V volume of solution, N is equal to mole of solute, R is equal to gas constant, T is equal to absolute temperature. दोनों इक्वेशन क्या सिमिलर है, तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, तो वेरी वेरी सिंपल। तो इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल मैटर यहाँ पे नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर pi of a solution is directly proportional to the molar concentration of solution C and temperature T. मोलर कंसंट्रेशन इट मीन्स मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम जनरली क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, और कंसंट्रेशन को हम सिंबल क्या देते हैं, सी, और इसका मीन्स होता है मोल पर लीटर। ओके, तो ये जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी जो सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो आर है, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। इट मीन्स पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये जो इक्वेशन है फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए C इज द कंसेंट्रेशन, और C क्या है, वो होगा मोल पर लीटर। मोल किसके होंगे, सोल्यूट के। और आपको पता है सोल्यूट के मोल हम लेते हैं N2, लीटर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू N2 अपॉन V। तो इस C का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो पाई का एक नया इक्वेशन आएगा, पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन V आर टी। इस V को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो पाई V इज इक्वल टू N2 आर टी। हियर पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, N2 is equal to moles of solute, and R gas constant, T is the absolute temperature. This equation number 3 is called Font Hoff equation for the dilute solution. ध्यान दीजिएगा, this equation is applicable only for dilute solution. Concentrated solution के लिए ये equation applicable नहीं होती है। अब देखिए हमने जिस टाइप से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मोलर मास कैलकुलेट किया था सोल्यूट का, उसी टाइप से हम क्या करेंगे, सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो वो भी सिंपल है, क्योंकि अभी हमने देखा था इक्वेशन में ड्राइव किया था पाई वी इज इक्वल टू N2 आर टी। ओके, N2 क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो N2 मास किसका, सोल्यूट का, सोल्यूट का मास होता है W2, मोलर मास क्या होता है M2। तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो देखिएगा N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। देन इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, तो आप ये इक्वेशन डराइव कर सकते हैं। इसमें पाई वी इज इक्वल टू W2 आर टी अपॉन M2। इससे फाइनल इक्वेशन आएगा M2 का। M2 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन नंबर 4। तो इस टाइप से हम ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है ये चीज़। तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के दो मेथड है। फर्स्ट इज द बर्कले एंड हर्टले मेथड, एंड सेकंड मेथड जो आपका है फेफर मेथड। ये दोनों मेथड जो आपके सिलेबस का पार्ट वैसे नहीं है, ओनली मैंने आपको एक नेम इसका दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए एक स्टूडेंट ने क्वेरी पूछी है कि हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी को डिस्कस किया था, तो हमने कहा था व्हाट इज द मोलैरिटी, व्हाट इज द मोलैलिटी, जो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस टाइप से हम मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और किस टाइप से हम मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर 1 मोलर एंड 1 मोलर सॉल्यूशन। ओके, तो सिंपल सी चीज़ है ये। देखिए हमने मोलरिटी डिस्कस किया था, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में आ जाए, लीटर में। इट मीन्स 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें
मोल कितना सोल्यूट का, दैट इज द मोलैरिटी। अब देखिए यदि ये ऊपर वाली वैल्यू भी 1 मोल हो, नीचे वाली वैल्यू 1 लीटर हो, इट मीन्स आप 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये प्रोसेस है। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको करना ये है कि सबसे पहले आप मोल्स कैलकुलेट कीजिए। जिस भी सब्सटेंस का, जिस भी कंपोनेंट का आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 1 मोलर, तो सबसे पहले उसके 1 मोल ले लीजिएगा। यदि आपको 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में आप उसके 1 मोल वे करते हैं, दैट मीन्स 1 मोलर सॉल्यूशन। तो मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ओके, समझ रहे मेरी बात आप। अब देखिए यदि मास और मोलर मास दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सपोज हम बात करते हैं अनएओज, तो आपको पता है अनएओज का जो मोलर मास होता है वो होता है 40। यदि अनएओज का 40 ग्राम वे करते हो तो इसका मतलब मास अपॉन मोलर मास, तो क्या हो जाएगा 40/40 इज इक्वल टू 1 मोल हो जाएगा। और इस 40 ग्राम को आप 1 लीटर में डिसोल्व करते हैं, दैट मीन्स 1 मोलर सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका मीन्स ये हुआ किसी भी सब्सटेंस या कंपोनेंट को उसके मोलर मास के इक्वल वे करके 1 लीटर सॉल्यूशन बना लीजिएगा वाटर में मेकअप करके, तो वो उसका क्या हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये आपका बीकर है सपोज, ठीक है, बीकर आपका कितना है 1 लीटर का है। ओके, यहाँ इस पर क्या मार्क किया गया, आपको अनएओज का 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, वो भी 1 लीटर। ओके, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसमें आप 40 ग्राम अनएओज इसमें आप ले सकते हैं। उसके बाद इसको वाटर के साथ मेकअप करना है, और वाटर के साथ मेकअप कब तक करना है, जब तक कि यहाँ से ये फिल ना हो जाए 1 लीटर। दैट इज द 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अनएओज। इसी टाइप से हम बात करते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। अब देखिए मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं। इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट kg, मीन्स पर kg जो सॉल्वेंट है उसमें मोल्स कितने सॉल्यूट के, दैट इज द मोलैलिटी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मीन्स 1 किलोग्राम आपने सॉल्वेंट लिया, उसको वे कर लीजिएगा। वे करके आप यहाँ पे किसी भी सॉल्यूट का 1 मोल इसमें डिजोल्व करते हैं, दैट इज द 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले आप 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे, अब आप 1 kg सॉल्वेंट यूज करके इसमें 1 मोल सोल्यूट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 मोलर और 1 मोलर। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप जो आपको वीडियो देख रहे हैं जिसमें पूछा था तो उनको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब देखिए अभी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस किया था, तो इसके बेस पर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। तो जनरली 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ओके, आइसो का मीन्स क्या होता है, सेम। इट मीन्स आपने कोई 2 सॉल्यूशन लिए हैं, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों का मोलर कंसंट्रेशन सेम है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, कि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस ना हो, कोई डिफरेंस इसमें ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर से आपने इसमें सॉल्यूशन लिया, एक में सॉल्यूशन 1 है, एक में सॉल्यूशन क्या है 2 है, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो मीन्स दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, देखिए सपोज आपने कोई सॉल्यूशन लिया और यहाँ पर क्या है, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये 2 है। अब दोनों में से किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, दूसरे का ज़्यादा है, तो क्या जिसका कम है, सपोज इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ये कम वाला है, ये क्या है ज़्यादा वाला है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको तो बोलेंगे अपन हाइपोटोनिक,
ओके इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और इसका यदि ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर तो इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, हाइपोटोनिक मतलब क्या हुआ, कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ओके तो इस टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं। इसको एक बार हम देख सकते हैं वापस, इस टाइप से देखिएगा। जैसे कि सपोज एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, तो सॉल्यूशन में क्या है, हम ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन, सपोज इसका पाई 1 है, इसका क्या है पाई 2 है, और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन, इसका C1 है और इसका कंसंट्रेशन क्या है C2 है। ओके इफ पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 एंड C1 इज इक्वल टू C2, इट मीन दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक हो जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, आइसोटोनिक। ओके इफ पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, C1 इज ग्रेटर देन C2, तो ये वाले सॉल्यूशन जिनका वैल्यू ज़्यादा है ये सॉल्यूशन हो जाएंगे हाइपरटोनिक, और जिनका वैल्यू कम है ये हो जाएंगे हाइपोटोनिक। ओके तो ये होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके तो इसी टाइप से हमने डिस्कस किया था आज 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सेकंड वाज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब नेक्स्ट 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने बची हुई है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। ओके तो देखते रहिएगा केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू।